हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। और जो हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज है, इसके अंतर्गत हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है वह 28 जुलाई 1914 को होती है। इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को होती है और इसका जो अंत होता है वह होता है 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, ये लगभग 4 वर्षों तक इस युद्ध को लड़ा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की इस युद्ध को। ठीक है, और इसका जो युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था वह था कि ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई इस युद्ध की शुरुआत हुई। यह 4 वर्षों तक चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। ये 4 वर्षों तक चलता है और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये जो चलता है 4 वर्षों तक, यानी कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। तो आपको ये दोनों डेट याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, मतलब तत्कालिक कारण क्या बना, तो तत्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंट की बोस्निया की राजधानी सोरोजो में 28 जून 1914 की हत्या। तो यानी कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंट, इनकी हत्या हो जाती है बोस्निया की जो राजधानी है सोरोजोवा में इनकी हत्या होने की वजह से क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये तत्कालीन कारण बनता है और इनकी हत्या कब होती है, 28 जून 1914 को। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो संपूर्ण विश्व था वह 2 खेमों में बट गया, 2 भागों में बट गया और पूरा विश्व, और ये आपस में ही लड़ बैठे और इसी को प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। और ये जो 2 भाग थे, एक भाग को यानी कि पहले भाग को कहा गया मित्र राष्ट्र और दूसरे भाग को कहा गया धुरी राष्ट्र। यानी कि जो पूरा विश्व था वह 2 खेमों में बट गया। एक खेमा जो था वह मित्र राष्ट्रों का था और दूसरा जो खेमा था वह धुरी राष्ट्रों का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व प्रदान कर रहा था वह जर्मनी ने किया था। ठीक है, तो जर्मनी ने ध्रुव राष्ट्रों का यहाँ पर नेतृत्व करता है और इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। ठीक है, बुल्गारिया और इटली, ये जो सारे देश थे ये जर्मनी के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं और ये धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था वह जर्मनी कर रहा था। ये चीज आपको याद रखना होगा और ये भी याद रखना होगा कि धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल थे। एक बार देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। ठीक है, तो ये जो देश थे ये धुरी राष्ट्र के साथ थे। चलिए आगे देखते हैं मित्र राष्ट्रों के बारे में। यहाँ पर मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। तो मित्र राष्ट्र में क्या थे, इंग्लैंड था, जापान था, संयुक्त राज्य अमेरिका था एवं रूस एवं फ्रांस शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। तो जो बिस्मार्क थे वो जर्मनी के चांसलर थे और इनको जो गुप्त संधियां हैं उनका ये प्रणाली विकसित करने वाले जनक माने जाते हैं। यानी कि गुप्त संधियां ये होती है कि एक राष्ट्र जो होता था दूसरे राष्ट्र से संधि करता था युद्ध के मामले में, आक्रमण न करने के मामले में, और ये जो संधि होती थी ये गुप्त रूप में होती थी। इन संधियों के बारे में किसी तीसरे देश को नहीं पता होता था कि हाँ ऐसा कोई संधि इन 2 देशों के बीच हुआ है। तो ऐसे संधियों और गुटबंदी का जो जनक है वह बिस्मार्क को माना जाता है। ये आपको याद रखना होगा। बिस्मार्क कौन थे, तो बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर थे। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमें यहाँ पर देखना है कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और एवं इटली, ये जो 3 देश थे, ठीक है, कौन कौन से, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, ये तीनों देश आपस में त्रिगुट का निर्माण करते हैं।
ठीक है, और ये निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। त्रिगुट इसलिए कहा गया कि ये तीन देश आपस में मिलते हैं और गुट बनाते हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली। और ये गुट का निर्माण कब होता है? 1882 ईस्वी में। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। तो ये त्रिगुट के सदस्य होने के बावजूद ये कुछ देर तक इसी वजह से क्या रहा? तटस्थ रहता है। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ क्या करता है? युद्ध में शामिल हो जाता है। हालांकि त्रिगुट के सदस्य होने के वजह से कुछ वक्त तक ये तटस्थ बना रहता है, लेकिन 26 अप्रैल 1915 को यह युद्ध में शामिल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी जिसे काला हाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि रूस जापान युद्ध। रूस जापान युद्ध कब होता है? 1904-1905 में। इसका अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। तो रूस जापान युद्ध के मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति जो थे वह अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। ठीक है, तो रूजवेल्ट की मध्यस्थता की वजह से रूस जापान युद्ध की समाप्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। मोरक्को संकट 1906 में ईस्वी में पैदा हुई। तो मोरक्को संकट कब उत्पन्न होता है? 1906 ईस्वी में। इसे आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। 1906 में मोरक्को संकट। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 में, ठीक है, एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी दो देशों पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण वह करता है रूस पर। ठीक है, रूस पर वह आक्रमण करता है 1 अगस्त 1914 को, और दूसरा आक्रमण वह फ्रांस पर करता है और फ्रांस पर आक्रमण करता है 3 अगस्त 1914 को। यानी कि जर्मनी दो देशों पर आक्रमण करता है, एक तो रूस पर और दूसरा जो है वह फ्रांस पर। इन दो देशों पर यह आक्रमण करता है। रूस पर जो आक्रमण करता है वह 1 अगस्त को करता है और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त को करता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो 4 अगस्त 1914 को क्या होता है? इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। आगे देखिए, आगे है कि 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। तो यहीं पर इटली जो है अब मित्र राष्ट्रों की ओर से यहाँ पर शामिल होता है 26 अप्रैल 1915 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक सवाल आ भी सकता है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो अमेरिका कब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। ठीक है, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका जो है वह विश्व युद्ध में शामिल होता है। आगे देखते हैं। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। तो यहाँ पर अमेरिका का विश्व युद्ध में शामिल होने का आपको कारण बताया गया है, क्योंकि उसके जो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर जर्मनी के आक्रमण के कारण। ठीक है, तो जर्मनी जो है वह इंग्लैंड के एक जहाज पर आक्रमण करता है। ठीक है, वह है लुसितानिया। लुसितानिया नामक जहाज पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। लुसितानिया क्या था? लुसितानिया इंग्लैंड का एक जहाज था और इस पर जो कुल जहाज पर व्यक्ति थे 1153 में से 128 व्यक्ति जो थे वह अमेरिका के थे और ये मार दिए जाते हैं
उस दौरान ये मर जाते हैं, 128 व्यक्ति यहाँ पर मर जाते हैं जो कि अमेरिका के थे, और इसी की वजह से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जर्मनी ने यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज पर आक्रमण करता है, जिसमें अमेरिका जिसमें अमेरिका के 128 व्यक्ति मर जाते हैं, और इस पर जो जहाज है उस पर कुल व्यक्ति 1153 थे, और इसी घटना के वजह से अमेरिका क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया, और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की एवं 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ पर जब जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस और साथ साथ अमेरिका, ये 3 देश जब आपस में मिलकर संयुक्त रूप से मतलब एक साथ मिलकर के जब यहाँ पर सैनिक अभियान शुरू करते हैं, तो जो जर्मनी और उसके जो यानी कि धुरी राष्ट्र के जो सदस्य थे, जर्मनी और उसके जो सहयोगी देश थे, उनकी हार होने लगती है। और इस दौरान सबसे पहले सितंबर 1918 में बुल्गारिया यहाँ पर आत्मसमर्पण करता है, सितंबर 1918 में। उसके बाद अक्टूबर 1918 में तुर्की द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है, और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गए। ठीक है, तो ये हॉलैंड भाग गए कब? 10 नवंबर 1918 को। ठीक है, तो जर्मन के जो सम्राट है, जर्मन सम्राट जिनका नाम था कैंसर विलियम द्वितीय, ये क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देकर ये 10 नवंबर 1918 को अपना देश छोड़कर भाग जाते हैं हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड ये भाग जाते हैं, और ऐसी अवस्था में क्या होती है, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। अब राजा तो यहाँ से भाग जाता है, तो जो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल था वो अपने हाथ में संस्था जो सत्ता है वो ले लेता है, और लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की, और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो फ्रेडरिक एबर्ट जो थे, इन्होंने ये जर्मनी के चांसलर बनते हैं, और इन्होंने जो युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं कब? 11 नवंबर 1918 को। तो 11 नवंबर 1918 को फ्रेडरिक एबर्ट के द्वारा जो है युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया जाता है, और युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस चीज को फिर से एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, होता ये है कि जब धुरी राष्ट्रों की यहाँ पर हार होती है, और हार को देखते हुए जर्मन के सम्राट जो थे, उनका नाम जो था कैंसर विलियम द्वितीय, इन्होंने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और वे हाईलैंड भाग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वहां का एक प्रजातांत्रिक दल था जर्मनी का, वो जो सत्ता था अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर एक तंत्र की जगह ये गणतंत्र की स्थापना करते हैं, और अपने एक नेता जिनका नाम था फ्रेडरिक एबर्ट, इनको जर्मनी का चांसलर बनाते हैं। और फ्रेडरिक एबर्ट जब स्थिति को देखते हैं कि अब हमारी हार तो निश्चित है, तो इन्होंने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसके कारण ये प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है, पेरिस में शांति सम्मेलन होती है 19 जून 1919 में, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। देख, यहाँ पर 27 देश तो भाग ले रहे थे इस शांति समझौते में। ठीक है, शांति सम्मेलन में, जो कि 18 जून 1919 को हुआ था पेरिस में। ठीक है, लेकिन जो 3 देश थे, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 3 देश ही इन यहाँ जो नियम बन रहे थे, इन संधियों की जो शर्तें बन रही थी,
उनको ये तीनों देश तय कर रहे थे, क्योंकि ये तीनों देश शक्तिशाली देश थे और जो था ये मतलब इनकी जीत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, तो इस वजह से भी ये शांति शर्तें लागू कर रहे थे। तो ये तीन देशों का इस सम्मेलन में दबदबा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेशो। ठीक है, क्लेमेशो। तो ये जो लोग थे वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेशो, यही लोग जो थे वो पेरिस के शांति सम्मेलन में जो शांति की संधियां एवं शर्त थे उनको ये निर्धारित कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुआ। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर युद्ध में जो था वो एक दूसरा पक्ष का नेतृत्व जर्मनी प्रदान कर रहा था, इसलिए यहाँ पर जर्मनी को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा दबाया जाता है इस संधि के अंतर्गत। तो वर्साई की संधि जो होती है 28 जून 1919 ईस्वी को होता है और इसमें जर्मनी के साथ हुई वर्साई की जो संधि होती है, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की जो सेना है वह 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए और जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों में आपस में बांट लिए। ठीक है, विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। तो यहाँ पर जर्मनी के साथ वर्साई की संधि होती है जिसमें ये तय किया जाता है कि जो जर्मनी है वह 1 लाख तक की सेना रख सकता है, उससे अधिक नहीं। इसके वायुसेना और पनडुब्बी दोनों को रखने का अधिकार छीन लिया जाता है, यानी कि जर्मनी वर्साई की संधि के बाद ना तो वायुसेना रख सकती है ना पनडुब्बी रख सकती है, ऐसा शर्त बनाया गया। जर्मनी के जो सारे जो उपनिवेश थे, यानी कि जर्मनी ने जो अपने उपनिवेश बनाए हुए थे उन उपनिवेशों को जो विजित राष्ट्र थे, यानी कि जिनकी जीत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, उन्होंने आपस में इसे बांट लिया। तो ये थी वर्साई की संधि। ठीक है, युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसके हर्जाना भी जर्मनी को भुगतना पड़ना, मतलब उसको भुगतान करना पड़ा 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। इसकी राशि की मांग की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के हर्जाने के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो योगदान था वह राष्ट्र संघ की स्थापना थी। ठीक है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का जो था वह प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे जो बड़ा योगदान हुआ वह राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ, यानी कि इसी के वर्साई की संधि के वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा के सारा जो जिम्मेदारी थी प्रथम विश्व युद्ध का वह जर्मनी के ऊपर ही डाल दिया जाता है। इसके जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया जाता है और इसी का बदला लेने के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्साई की संधि थी वह द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण था। तो इस तरह से हमारा प्रथम विश्व युद्ध का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चीनी क्रांति पढ़ेंगे। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को कर रहे हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चीनी क्रांति के बारे में, यानी कि चीन में जो क्रांति हुई थी उनके बारे में।